हमारा अगला टॉपिक है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकाल के दिखा रहा हूं। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ओके राइट। तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले समझ लेते हैं। ओके तो पहली क्वांटिटी अपन लेते हैं बच्चों स्पीड, बार बार काम आएगी स्पीड। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी होगा लेंथ अपॉन टाइम, तो L T पावर -1, सही है, ठीक है बच्चों। अगली क्वांटिटी ले लेते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी कई बार रिपीट होगी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ 3 बार आएगा, तो ये हो जाएगा ml पावर -3, ओके है ना। फिर अपन ले लेते हैं बच्चों अगली क्वांटिटी, अगली क्वांटिटी है पावर। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। हमने ऊपर वर्क डन के बारे में सीखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू लेंथ। तो फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो फोर्स, फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं mlt -2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसलिए पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m तो एक ही है, L है 2 तो L स्क्वायर, और टाइम जो है ये ऊपर जाएगा तो T पावर -3 हो जाएगा। T पावर -2 तो पहले से ही है, नीचे डिवाइड में फिर एक T है तो ऊपर उसको ट्रांसफर करेंगे तो T पावर -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पावर का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अब ले लेते हैं एक और क्वांटिटी, पावर के बाद अपन ले लेते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। हमने एंगुलर वेलोसिटी पहले ली थी, अब एंगुलर एक्सीलरेशन ले रहे हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा एंगल अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगल तो डायमेंशनलेस है, तो m पावर 0 L पावर 0 T पावर 0 और नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कुल मिला के बन जाएगा T पावर -2। तो T पावर -2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों, राइट। पांचवी क्वांटिटी अपन लेते हैं बच्चों टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो फोर्स ये होता है mlt -2, डिस्टेंस L, तो ये भी होगा ml² T -2, और ये वर्क के जैसा ही होगा या एनर्जी के जैसा ही होगा। एनर्जी में भी सेम, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² ml² T -2। तो आप देख सकते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया इसको कि वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा आता है, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज ले ली आपके प्रैक्टिस के लिए, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, और आपको एक भी क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये श्योर है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है उसे, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ये चैप्टर इसलिए थोड़ी है कि आपसे पहले ही बहुत सारी क्वांटिटीज को रटवा लिया जाए, उसका कोई यूज नहीं है बच्चों। आज रटोगे कल भूल जाओगे। जैसे जैसे आगे चैप्टर चलेंगे ये सारी क्वांटिटीज उनमें आगे कवर होंगी, और वो कवर होंगी तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी आपको किसी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल भी दिमाग में जोर टेंशन मत लेना, जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोग्रेस करेगा आपको चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो जरा इस टॉपिक से रिलेटेड बातें हम शुरू कर दें। सबसे पहला, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, 5 एप्लीकेशंस अलग अलग मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। एप्लीकेशंस मतलब क्या, तो जहां पर भी आएगा एप्लीकेशंस मतलब एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अटैक करने के तरीके, ठीक है। ओके, तो यहां मैं 5 कैटेगरी बना रहा हूं। तो 5 प्रकार के एप्लीकेशन से, यानी 5 प्रकार की पैटर्न है क्वेश्चंस के, जो डायमेंशन एनालिसिस पे अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चाहे जेईई मेंस से एडवांस की एग्जाम हो, चाहे नीट की एग्जाम हो, चाहे क्लास 11th की एग्जाम हो, इनमें पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो टू फाइंड यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इन रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन पर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये परफॉर्म कैसे करेंगे, इसकी स्टेप नंबर 1, टू फाइंड यूनिट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी है जैसे फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, वर्क डन, इस क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करने में, उसकी यूनिट निकालने में डायमेंशनल एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। तो यूनिट कैसे निकालें, उसकी स्टेप नंबर 1 क्या होगी। तो स्टेप नंबर 1 में राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो दी गई क्वांटिटी है बच्चों, उसका डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है, ये सबसे पहला काम है आपका, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, रिप्लेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज in above formula with units in required system। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात पहले की हुई है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो आपको किसी क्वांटिटी का जिस किसी सिस्टम में यूनिट निकालना है, उस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं, किसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के, वो रिप्लेस कर दे। ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले में जो डायमेंशन फॉर्मूले में मास, लेंथ, टाइम आएगा, उनकी जगह उनके यूनिट्स लिख दे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड in step 2 the unit, but if it has special name, write that name। कई बार क्या होता है, वैसे तो हमको स्टेप नंबर 2 में ही बच्चों यूनिट मिल चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है, उस यूनिट का जो हमको स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन करके मिला है, उसका कोई नाम होता है, स्पेशल नाम होता है कई बार। तो अगर स्पेशल नाम है तो नाम ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जहां जहां स्पेशल यूनिट्स के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं अपने आप बताता जाऊंगा जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है, अब इनका यूज कैसे करना है उसको समझने के लिए अपन एक सवाल ले लेते हैं, सवाल से जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो अगला सवाल देखें, हमारे पास सवाल है बच्चों, फाइंड यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम। हमें फोर्स और एनर्जी इन 2 क्वांटिटीज के लिए सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में यूनिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 2 पार्टीशंस कर लेता हूं। एक तरफ हम बात करेंगे फोर्स नाम की क्वांटिटी के लिए, ठीक है, फॉर फोर्स, और एक तरफ हम बात करेंगे एनर्जी नाम की क्वांटिटी के लिए, फॉर एनर्जी। ओके, ठीक है, राइट। और अब हम एक तरफ सीजीएस यूनिट की बात कर लेंगे और एक तरफ एसआई यूनिट की बात करेंगे।
यहां पर एनर्जी के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, एक तरफ हम सीजीएस यूनिट की बात कर लेंगे और एक तरफ हम एसआई यूनिट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो जरा जज करें बच्चों, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 ऊपर क्या लिखी हुई है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। फिलहाल फोर्स के ऊपर विचार करें। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है, राइट। चाहे सीजीएस सिस्टम हो चाहे एसआई सिस्टम हो, ओके। दोनों सिचुएशंस के लिए स्टेप नंबर 1 तो सेम ही रहेगी बच्चों। स्टेप नंबर 1 में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और वो रहेगा mlt-2, है ना। उसका तो कोई संबंध नहीं सीजीएस एसआई से, डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, रिप्लेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अबव फॉर्मूला विथ यूनिट्स इन रिक्वायर्ड सिस्टम। अगर रिक्वायर्ड सिस्टम सीजीएस है बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 करते समय आपको क्या करना पड़ेगा कि फोर्स के लिए आपको मास की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, तो मास की जगह मैंने लिख दिया बच्चों ग्राम, ठीक है, इनटू लेंथ का यूनिट। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से फोर्स का यूनिट फाइंड करने के लिए मास की जगह सीजीएस सिस्टम में ग्राम लिख दिया, लेंथ की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ इन द अबव फॉर्मूला विथ यूनिट्स इन रिक्वायर्ड सिस्टम, है ना। स्टेप नंबर 2 यहां एसआई सिस्टम के लिए किया मैंने, स्टेप नंबर 2 रिपीट किया एसआई सिस्टम के लिए। स्टेप नंबर 2 बोलता है रिप्लेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह। अब एसआई सिस्टम में मास बच्चों किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज हैं, मास के लिए किलोग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड, ओके। स्टेप नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 द यूनिट बट इफ इट हैज स्पेशल नेम राइट दैट नेम। हमने ऑलरेडी यूनिट प्राप्त कर लिया है। स्टेप नंबर 2 में बच्चों यूनिट आ चुका है, आपके पास यूनिट आ चुका है बच्चों, यही यूनिट है, ठीक है। लेकिन इस यूनिट का स्पेशल नाम है, फोर्स की यूनिट का सीजीएस सिस्टम में नाम होता है डाइन। तो स्टेप नंबर 3 में आप इसी को डाइन के इक्वल लिख दो, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये है 1 डाइन। तो इस यूनिट का नाम डाइन है बच्चों, और ये डाइन नाम का यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डाइन आपको ध्यान रखना है, सीजीएस सिस्टम के यूनिट का नाम है डाइन, ओके, ठीक है। अब एसआई सिस्टम की बारी। एसआई सिस्टम में भी ये जो ऊपर यूनिट आ चुका है, इस यूनिट का स्पेशल नाम है 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को कहते हैं 1 न्यूटन। तो इसलिए ये 1 न्यूटन हो गया बच्चों। तो 1 न्यूटन और 1 डाइन, ये जो डाइन और न्यूटन नाम के यूनिट है, ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। ये फोर्स के लिए सीजीएस और एसआई सिस्टम के यूनिट्स हैं। क्या क्लियर है बात बच्चों, ध्यान में आ गई बात, ओके। अब आ जाते हैं एनर्जी के लिए। सेम काम एनर्जी के लिए करना है। स्टेप नंबर 1, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो एनर्जी नाम की क्वांटिटी है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml²T-2, ओके, ठीक है। चाहे सिस्टम कोई भी हो, स्टेप नंबर 1 तो वैसी की वैसी होगी। तो स्टेप नंबर 1 में एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T-2, ठीक है बच्चों, राइट, ओके। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में रिप्लेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अबव फॉर्मूला विद यूनिट्स इन रिक्वायर्ड सिस्टम। हमें रिप्लेस करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज को विथ यूनिट्स उस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम के लिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के लिए मास की जगह ग्राम आ जाएगा, लेंथ की जगह सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर क्योंकि एल का स्क्वायर है, और टाइम की जगह सेकंड पावर -2, ठीक है।
इसी प्रकार से स्टेप नंबर 2 अगर मैं एसआई सिस्टम के लिए लिखना चाहूं तो एसआई सिस्टम के लिए एनर्जी में एसआई सिस्टम, अब एसआई सिस्टम के लिए बच्चों एनर्जी में मास की जगह किलोग्राम, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकंड। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड टू द पावर -2। अब बच्चों इस यूनिट का स्पेशल नाम है, तो अगर स्पेशल नाम है तो हमको उस नाम के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पेशल नाम है और स्पेशल नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों स्टेप नंबर 3 में स्पेशल नाम है और स्पेशल नाम की बात अपन कर रहे हैं। एनर्जी के लिए 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसी यूनिट को कहा जाता है 1 अर्ग, और ये स्पेशल नाम है जो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 अर्ग, सही है। और इसी प्रकार से यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में, यहां पर जो स्पेशल नाम है 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1 जूल। 1 जूल, तो ये भी स्पेशल नाम है और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनर्जी की सीजीएस यूनिट का नाम है अर्ग और एनर्जी की एसआई यूनिट का नाम है जूल। क्या पूरी बात क्लियर है बच्चों? पूरी बात ध्यान में समझ में आ गई है ना? तो देखो, फोर्स के स्पेशल यूनिट्स के नाम है डाइन न्यूटन, एनर्जी के स्पेशल यूनिट्स के नाम है अर्ग जूल, सीजीएस सिस्टम में एसआई सिस्टम में इस प्रकार यूनिट्स फाइंड हो गए। बच्चों एक बात का ध्यान रखें, ये स्टेप्स में जो लिख रहा हूं ना, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको स्टेप्स लिखकर करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप किसी का भी यूनिट बिना स्टेप लिखे डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो स्टेप्स की फिलहाल जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी एक नई प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ऐसे करना है, तो आप ऐसे करते रहोगे आगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टेप्स फॉलो करते हुए करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप खुद ही यूनिट्स लिखने लग जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकता हूं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, है ना? तो इस एग्जाम्पल में मैं ऐसी बात कर सकता हूं आपसे। देखिए, स्पीड की यूनिट मुझे लिखना है, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1, सही है ना? तो स्पीड में लेंथ, अगर मुझे मान लो CGS यूनिट चाहिए तो मैं लेंथ की जगह सेंटीमीटर लिख दूं, टाइम की जगह सेकंड लिख दूं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यही तो यूनिट हो गई। अगर मैं ऐसा यूनिट में लाना चाहता हूं तो मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1, तो मीटर पर सेकंड। तो ऐसे एक्चुअल में स्टेप्स लिख लिख के करने की जरूरत थोड़ी है बच्चों, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपने आप बिना स्टेप लिखे भी उस बात को कवर कर लोगे। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लैरिटी है ना? अब आ जाते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे, टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। डायमेंशन एनालिसिस हेल्प करता है किस बात में? फिजिकल कांस्टेंट्स के। फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? आगे फिजिक्स में बच्चों बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स आने वाले हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, एक फिजिकल कांस्टेंट है। ठीक है, और भी है, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, स्टीफन्स कांस्टेंट, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आने वाला है। ठीक बात है, और भी आगे बहुत सारे कांस्टेंट्स आएंगे, फिजिकल कांस्टेंट्स आते रहेंगे बहुत सारे। तो जैसे जैसे फिजिकल कांस्टेंट्स आएंगे उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के हेल्प हमको इस डायमेंशन एनालिसिस मिलती है। तो डायमेंशन एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन, एक और उपयोग और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं कि वो फिजिकल कांस्टेंट जो आपको 11th और 12th में पढ़ाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके ऊपर डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहां 3 एग्जांपल्स के रूप में ले रहा हूं। एक ले रहा हूं बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा मैं ले रहा हूं बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, और तीसरा मैं ले रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे 3 फिजिकल कांस्टेंट्स के डायमेंशनल एनालिसिस में करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसको देख ले बच्चों। ओके, राइट। तो अब अपन आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। फिजिकल कांस्टेंट्स में सबसे पहले अपन लेते हैं, पहला कांस्टेंट अपन लेते हैं
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हम पहला कांस्टेंट लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका सिंबल है बच्चों कैपिटल जी। ओके, इसका सिंबल होता है कैपिटल जी, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर इसका डायमेंशन एनालिसिस करना है बच्चों, तो इससे संबंधित कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जो इससे रिलेटेड है? तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू G इंटू मास M1 इंटू मास M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R डिस्टेंस है। शायद ये फॉर्मूला आपको ध्यान भी होगा बच्चों, ठीक है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं, दो मासेस के बीच में, है ना। न्यूटन ने ये फॉर्मूला इजाद किया था। ओके, ठीक है। तो फोर्स, अब फोर्स MLT-2, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। G, इसी का तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ये नहीं पता है हमको। M1 एक प्रकार का मास है तो केवल M लिख दें, M2 दूसरा भी मास ही है तो M लिख दें, और R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की जगह लेंथ L लिख दें। तो इस प्रकार से L का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इंसर्ट कर दिए डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये जो बाकी डायमेंशन है उसको इधर ले जाए और G को एक तरफ रख ले, तो G को एक तरफ रखे, बाकी सबको इधर ले जाए, तो MLT-2 इंटू L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे M इंटू M, एक M कैंसिल कर दो, तो हमें मिलता है G का डायमेंशन फॉर्मूला, जो मिलता है M पावर -1 L क्यूब, L स्क्वायर इंटू L क्यूब, T पावर -2। ये हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, राइट। बच्चों मैं जितने भी एप्लीकेशंस आपको लिख करवा रहा हूं ना, ये एक्चुअली एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल है। जैसे ये नीट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात है, कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, नीचे 4 ऑप्शंस। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही मैं यहां पर एप्लीकेशन के रूप में, जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा है उसके ऊपर मैं ज्यादा बार काम करा रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड, ये भी बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, और इसमें मैं ले रहा हूं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका सिंबल है H, ठीक है। वैसे इस H से संबंधित और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, शायद आपने ये फॉर्मूला सुना हो, E बराबर H न्यू, ठीक है। लेकिन मैं वो सारे फॉर्मूले नहीं ले रहा हूं, मैं एक स्पेशल फॉर्मूला ले रहा हूं, खास तौर पे। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ये फॉर्मूला, और प्लस फिजिक्स में तो आएगा ही। 12th क्लास की फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री संबंधित कुछ बातें 12th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना, एटम संबंधी। तो उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहां पर N का मतलब है ऑर्बिट नंबर, है ना, N इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में है, कि एटम के सेकंड ऑर्बिट में है, कि थर्ड ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिट में है, वो ऑर्बिट नंबर N है बच्चों। तो दिस इज जस्ट अ नंबर। और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई, तो पाई तो 22/7 एक नंबर ही होता है, 3.14 एक नंबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.14 एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू N। N तो नंबर है बच्चों, नंबर में कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इनटू H अपॉन 2 पाई, 2 भी नंबर है बच्चों, नंबर में कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, पाई 3.14 नंबर है, नंबर में कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो यानी 2 पाई का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, M पावर 0 L पावर 0 T पावर। क्या आपको नजर आ रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम इक्वी डायमेंशनल ग्रुप है, यानी सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन आपको आगे बहुत काम आने वाली है, बल्कि एग्जाम में कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। जेईई मेंस में आ चुके हैं बच्चों, पहले नीट में आ चुके हैं इस पर क्वेश्चन,
ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, और पेयर का मैं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे दिया, एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, राइट, ओके। अब बाकी एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है mvr, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस। कोई पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू h। तो अब इससे मास की जगह m, स्पीड की जगह लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू l, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का निकल आएगा, m l पावर 2 t पावर -1, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, और यही प्लैंक्स कांस्टेंट का हुआ, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है बच्चों, ठीक है ना। अब तीसरी क्वांटिटी, जो थर्ड क्वांटिटी है, वो मैं ले रहा हूं बच्चों। थर्ड क्वांटिटी के बारे में जरा विचार करें, मैं आपको तीसरी क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं, थर्ड क्वांटिटी। तो थर्ड क्वांटिटी के बारे में हम थॉट दें। थर्ड क्वांटिटी है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसे ईटा नाम के सिंबल से रखा जाता है, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इससे भी संबंधित हमको कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला ले रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं इससे भी सिंपल एक फॉर्मूला ले सकता था जो आपके ज्यादा बार काम में आने वाला है, और वो है फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं, आगे सिखाऊंगा इसको, लेकिन मैंने जानबूझ के वो नहीं लिया किसी स्पेशल पर्पस से। मुझे एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना था। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट शब्द जहां पर भी आएगा, बहुत सारी जगह आएगा बच्चों ग्रेडियंट शब्द, और आप अभी से सीख ले, प्रेशर ग्रेडियंट आएगा आगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये 3 ग्रेडियंट तो आपको समझने भी है, और 12th क्लास में जाओगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आने वाला है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट जब भी निकाला जाता है तो एक्चुअली डिस्टेंस से डिवाइड किया जाता है, चेंज को पोजीशन के चेंज से डिवाइड किया जाता है। पोजीशन चेंज होती है तो लेंथ चेंज होती है, तो ऊपर होगा क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय, नीचे होगा पोजीशन का चेंज या लेंथ। तो लेंथ से डिवाइड होता है जब भी ग्रेडियंट निकालते, तो ये बात मेन है जो आपको सिखानी थी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट, चाहे टेम्परेचर ग्रेडियंट, कॉन्सेप्ट सेम होगा, है ना। तो फोर्स, ये तो आपको पता ही है, mlt-2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ का स्क्वायर, ईटा मालूम नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का चेंज, इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ओके, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ, या पोजीशन में चेंज, है ना। तो देखो यहां पे mlt-2 अपॉन l स्क्वायर हो गया, ये मालूम नहीं है, और चेंज इन वेलोसिटी, ये तो लेंथ अपॉन टाइम हो गया, अपॉन एक लेंथ। अब आप देख सकते हैं, है ना, देखें तो यहां से एक l और एक l कैंसिल हो गया, और ये t जो इधर अपॉन में, ये इधर आ जाएगा, तो ईटा हो जाएगा यहां पर एक m, यहां से एक l कट जाएगा तो नीचे एक ही l बचेगा, ऊपर नीचे l स्क्वायर है ना, ऊपर l है, तो इनमें से एक l कट जाएगा तो नीचे एक l बचेगा। यहां से t इधर आ जाएगा, तो t पावर -2 पहले से था, t पावर -2 तो पहले से था, इधर से t एक और मल्टीप्लाई में आ गया, तो t पावर -1 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml पावर -1 t पावर -1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है बच्चों, राइट, ओके। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ ले बच्चों,
राइट। यहां पे मैं स्पेशली इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट निकाल रहा हूं। तो देखो, यूनिट निकालने का प्रोसेस अपन ने ऊपर सीखा था ना। स्टेप नंबर 1 में डायमेंशन फॉर्मूला लिखे, स्टेप नंबर 2 में उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्लेस कर दे यूनिट से, उसी का नाम यूनिट है, ठीक है ना। और स्टेप नंबर 3 में अगर उसका कोई स्पेशल नाम हो तो अब मैं वो सब स्टेप वाइज ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो, डायमेंशन फॉर्मूला तो पता ही है, इसमें मास की जगह सीजीएस सिस्टम में ग्राम लिख दिया, लेंथ की जगह सेंटीमीटर पावर -1, टाइम की जगह सेकंड पावर -1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है ml -1 t -1। क्या है? ml -1 t -1। क्या है बच्चों? ml -1 t -1। और इस ml -1 t -1 में मास की जगह ग्राम लिख दिया, सीजीएस सिस्टम की यूनिट निकालने के लिए, लेंथ की जगह सेंटीमीटर, टाइम की जगह सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई बच्चों? यूनिट बन गई ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, -1 है ना, तो नीचे आ गया, इनटू सेकंड पावर -1 अपॉन सेकंड, तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है ना। ये जो स्पेशल यूनिट है, इसी यूनिट का नाम है बच्चों पॉइज। इसका नाम क्या है? पॉइज। इसको बोलते हैं पॉइज। पॉइशुले नाम का साइंटिस्ट है बच्चों, पॉइशुले। पॉइशुले नाम के साइंटिस्ट के नाम से पॉइज नाम निकाला गया है। तो इसकी यूनिट, मतलब पॉइशुले नाम के साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए इस यूनिट को पॉइज बोला गया है, ठीक है बच्चों, राइट। क्या क्लैरिटी है यहां तक? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। मैं कई बार बच्चों को ऐसे, है ना, ध्यान रखवाने के लिए ऐसे बोल देता हूं कि देखो बच्चे, हर बच्चे का अपने मदर फादर लाड से प्यार से कोई प्यारा सा नाम रख देते, ठीक है ना। किसी का टिंकू रख देते हैं, है ना, किसी का लालू रख देते हैं, ऐसे करते हैं ना, है ना। शायद पॉइशुले, साइंटिस्ट का नाम तो पॉइशुले, शायद पॉइशुले की मम्मी पॉइशुले को इतना लंबा नाम से ना बुलाते हुए पॉइज बुलाती होगी, तो उसका निकनेम पॉइज होगा, ठीक है ना, राइट। उसकी मम्मी उसे बोलती होगी, ए पॉइज जा दही ले आ, ए पॉइज जा मेरे लिए ये काम कर दे, ठीक है ना, खाना खाएगा पॉइज, ठीक है। शायद ये निकनेम ध्यान रहेगा, निकनेम पॉइज, है ना। क्या अब आपके भी याद रहेगा पॉइज? पॉइज नाम याद रहेगा। तो पॉइज क्या है? ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। कहानी तो एक छोटी सी एक बात थी, मेन बात ये थी कि आपके दिमाग में वो प्रिंट करना था कि पॉइज ये यूनिट है सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 1 पॉइज इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शंस, नीट में क्वेश्चन है डायरेक्टली, जेईई मेंस में भी पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पॉइज नाम ध्यान रखे, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ml -1 t -1। ओके बच्चों, ठीक बात है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है ना। आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश ऑफ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगले वाले पार्ट में कुछ एक साथ बहुत सारी लंबी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर बेस्ड थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अब इसके बाद 3 और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस बचते हैं, और वो जो 3 एप्लीकेशंस बचते हैं उनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए उनको मैं एक साथ लेना चाहता हूं एक लेक्चर में, ताकि आप उसको एक ही कंसंट्रेशन से एक साथ स्टडी कर पाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।